हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक। और इस बुक में एसएससी जीडी के जितने भी रिसेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम यहाँ पे आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड करा रहे हैं चैप्टर वाइज और विथ स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने क्या रहा अभी। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। याद रखिएगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेसिक्स। क्लियर है क्या? इन बेसिक्स अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको पूरा जो रेशियो अभी हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन आपको उस बेसिक्स से ही मिलेंगे। क्लियर है क्या? ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो बेसिक आपका होता है, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी अर्थमेटिक की जो जान होती है वो बेसिक होती है। अगर आपका बेसिक कवर हो गया, अगर आपका बेसिक कवर हो गया तो यकीन मानिए आपको अर्थमेटिक में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर मान लो आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अर्थमेटिक में जो रेशो का बेसिक होता है वही आपकी फाउंडेशन है। अगर वो आपको प्रॉपर तरीके से बनेगा तो आने वाली अर्थमेटिक में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कम से कम 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है। प्रॉपर तरीके से चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं बनेगी। तो पहले बेसिक डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए। तो आ जाइए भाई, पूरे जोश के साथ आ जाइए। यहाँ से हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक ही डिस्कस करेंगे रेशो का, है ना? तो कुछ बेसिक बेसिक बातें आज हम आपके सामने लेके आए हैं, है ना? तो देखिए, सबसे पहली बात कि जैसे मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। कोई दो व्यक्ति हैं ए और बी, और मैं आपसे ये बोलूं कि ए, मान लो ए की जो एज है, ए की एज फॉर एग्जांपल आपकी हम बोलते हैं 40 साल है, और बी की एज अगर मैं बोल दूं कितने साल है, 80 साल है। भाई मैंने बोला ए की एज आपकी 40 साल है, बी की एज आपकी 80 साल है। क्लियर है क्या? और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि बताइए ए और बी की आयु का अनुपात। तो आप क्या बोलेंगे सर? ये तो बहुत आसान है ना? ये 0 से 0 कितना हो गया, 1:2। अब यहाँ से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो 1:2 आया है, ये कैसे आया है? आपने क्या काम किया, 0 से 0 काटा, फिर आपने यहाँ देखा कि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो आपने उस संख्या से काटा जिससे ये संख्या भी कट रही है और इस संख्या भी डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से मतलब ये है कि आप जो भी संख्या को डिवाइड करोगे वो सारी ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलिए, तो बताइए इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया, इसका जो सरलतम रूप आया, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो क्या आया बताइए? 1:2। बिल्कुल सही बात है। ठीक। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि तीन व्यक्ति हैं, मान लो ए है, बी है और सी है, और मैंने आपसे बोल दिया कि ए जो है, ए की एज जो है 10 साल है, बी की एज 20 साल है और सी की एज 30 साल है। क्लियर है क्या? और मैं आपसे बोला रेशो बताओ, तो आप बोलोगे सर 0 से 0 काट दो, क्या ही दिक्कत है बताओ। रेशो क्या होगा? 1:2:3। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है इसमें। क्लियर है क्या? है ना? बोलोगे सर क्या बेसिक बेसिक, यही तो बेसिक है। अब देखिए, अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि तीन व्यक्ति हैं, फिर से ए बी सी लेते हैं। अब मैंने बोला ए फिर से 10 हो गया, बी फिर से 20 हो गया। अब जो सी है ना, सी की एज 7 साल है। अब बताइए इसका सरलतम रूप क्या है? ठीक है? देखिए, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी जीडी में एक छोटी छोटी बात पता आपको होना चाहिए। कई बार इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 10 है, ये 20 है। तो आप ऐसा मत कर लेना कि आप बोलो सर ये तो कट रहा है 10:10, है ना, 1:2 और 7 लिख दिया आपने डायरेक्ट। ऐसा नहीं करना है। अभी मैंने आपको यहाँ से बताया एक छोटी सी बात कि भैया हम क्या काम करते हैं, हम उस संख्या से डिवाइड करते हैं जिसमें दोनों का भाग जाता हो। दोनों संख्याएं कटें, ये वाली भी कटें, ये वाली भी कटें, मतलब सभी संख्याएं आपकी कटना चाहिए। तो आप उसी से भाग दोगे। तो 10 से अगर आप 0 से 0 काटोगे तो यहाँ भी अगर 70 होता तो कट जाता, पर 70 तो है नहीं। इसलिए इसका सरलतम रूप, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दोस्तों यही का यही हो जाएगा, 10:20:7। बात आई कि समझ में? बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या? चलिए, ये तो हुई पहली बात। अब यहाँ पे देखिए, याद रखना रेशो आपका हमेशा रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, एग्जैक्ट वैल्यू रेशो नहीं होती है।
इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेशो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, पर रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 3 व्यक्ति हैं कोई, यहाँ भाई कोई 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं आपके, ए है, बी है और सी है, और मैंने आपसे ये बोल दिया कि ए बी सी की जो इनकम है वो अनुपात उनका 2:3:5 है। कितना है भाई? 2:3:5 है उनकी आय का। और मैंने ये बोल दिया कि उनकी जो टोटल इनकम है वो मैंने बोला 10,000। कितनी इनकम? तीनों लोग मिलके कितने रुपए कमा रहे हैं? 10,000 कमा रहे हैं। और मैंने आपसे ये पूछ लिया, बताइए ए की इनकम कितनी होगी, या फिर मैंने बोलिया बी की इनकम कितनी होगी, या फिर मैं बोलूँ कि सी की इनकम कितनी होगी। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन है बहुत आसान सा, ये आपको समझाने के लिए है बस, है ना। ऐसे क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते, पर हमेशा बेसिक समझा जाता है, बिल्कुल आसान आसान वैल्यू लेके, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी मेरा मुद्दा है कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये सब क्वेश्चन आप हवा हवाई में उड़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, बेसिक से अब आप फिर चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, मैं आपसे बोलूं कि ए कितना कमा रहा है, तो आप बोलोगे सर ए कमा रहा है 2, 2 मतलब 2x। क्लियर है क्या? फिर आप बोलोगे सर बी कितना कमा रहा है, तो बोलोगे 3, 3 मतलब 3x। फिर बोलो सी कितना कमा रहा है, तो आप बोलोगे सर 5, 5 मतलब 5x। तो मैंने सबको क्या मान लिया? एक्स एक्स मान लिया। क्लियर है क्या? फिर मैंने पूछा भाई कितनी होगी टोटल इनकम, तो आपने बोला सर टोटल जो इनकम हो गई है तीनों की, आप बोलोगे वो कितनी हो गई है? सर 10x हो गई है। तीनों मिलके कितना कमा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 10x वो कमा रहे हैं। ये कितना कमा रहे हैं भाई? 10x कमा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, 10x कमा रहे हैं, पर एग्जामिनर बोल रहा है 10x थोड़ी कमा रहे हैं। कितने कमा रहे हैं? 10,000 कमा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला? 10x की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 0 से 0 कैंसिल, मतलब 1,000 आपकी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है। अब जैसे 1,000 आई तो आपको पता चल गया कि 1,000 अगर x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू 1,000 आप यहाँ रख देंगे, तो 20 जो आपने क्या माना था यहाँ, जो 2x माना था, 2 इंटू कितनी हो जाएगी? 1,000। मतलब 2,000 आपकी इनकम हो गई, किसकी? ए की। इसकी कितनी हो गई बताओ? 3,000। इसकी हो गई 5,000। ठीक है, ये हो गया बेसिक। ये क्या होगा दोस्तों? बेसिक। अब यहाँ पे आ जाइए। अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप यहाँ पे एक चीज गौर करेंगे, यहाँ से मैं आपको सिखाने वाला हूँ 1 यूनिट की वैल्यू लेना, और जो डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक में होता है 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, प्रत्येक मान निकालना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना। अगर वो आपको बन गया, याद रखिएगा वो कैसे निकालते हैं। एग्जामिनर ने कोई वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है, क्वेश्चन आपका यहाँ पूछ रहा है, तो जो वैल्यू गिवन है ना, हमको उस चीज को वहां तक ले जाना पड़ता है, और वो आती है 1 यूनिट की वैल्यू से। तो वो कैसे आती है देखिए, जैसे मैंने बोला ए कमा रहा है 2 रुपए, बी कमा रहा है 3 रुपए, सी कमा रहा है कितने रुपए बताइए? 5 रुपए। ठीक है, तो हमने बोला सही बात है भाई, तो ए 2 रुपए कमा रहा है, बी 3 रुपए, सी 5 रुपए, टोटल कितने रुपए कमा रहा है? तो आप बोला 10 रुपए कमा रहा है। टोटल कितने रुपए कमा रहा है? 10 रुपए कमा रहा है। पर एग्जामिनर बोल रहा है 10 रुपए थोड़ी कमा रहा है, वो तो 10,000 रुपए कमा रहा है। तो 10 रुपए, तो 10 रुपए तो निकला अपने हिसाब से, 10 रुपए तो निकला मेरे हिसाब से, भाई मैं बोल रहा हूँ कि 10 रुपए कमा रहा है, पर एग्जामिनर बोल रहा है 10 रुपए नहीं कमा रहा, 10,000। तो यहीं से निकलता है संबंध, यहीं से निकलता है रिलेशन 1 यूनिट की वैल्यू का। तो देखिए 10 रुपए नहीं कमा रहा, कितना कमा रहा है बताइए? 10,000 कमा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से? 1,000। और यहीं से आपका क्वेश्चन चालू होता है। यहाँ से मुझे ये पता चला कि 1 यूनिट की वैल्यू थी भाई 1,000, तो बस खत्म कहानी भाई। 1 यूनिट की वैल्यू जब 1,000, मतलब ये जितनी भी वैल्यू बैठी है सब 1 यूनिट पे ही बैठी हैं। ये जितनी भी वैल्यू बैठी हैं सब 1 यूनिट पे ही बैठी हैं, मतलब 2 भी 1 यूनिट पे बैठा है, 3 भी 1 यूनिट पे बैठा है, 5 भी 1 यूनिट पे बैठा है। क्यों? क्योंकि ये रेशो सेम एक संख्या से कोई कटा होगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आपका है, ये अनुपात है ये। मतलब अगर ए का बोल रहा हूँ 2 रुपए कमा रहा है, मतलब 2 रुपए थोड़ी कमा रहा होगा, वो कुछ ना कुछ रुपए कमा रहा होगा, बाद में उसका रेशो निकाल के उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई? 2 कर दी गई। तो यहाँ से आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000 का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी आप 1,000 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, और इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करोगे? 1,000 का। तो यहाँ से कितना जाएगा बताओ? 2,000, यहाँ से आएगा 3,000, यहाँ से आएगा 5,000। आप बोलोगे सर फर्क क्या है दोनों में? यहाँ से भी तो वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी तो वही आंसर आ रहा है। और देखोगे कि जब वैल्यू आसान है तो यहाँ से भी उतना ही टाइम लगा, यहाँ से भी उतना ही टाइम लगा। पर दिक्कत क्या है कि ये हम नहीं करेंगे, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी। यहाँ से देखो फायदा क्या हो जाता है, अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि ए और बी की इनकम बताओ, तो आप डायरेक्ट बोलते, आप अलग अलग नहीं निकालते कि आप ए की 2,000 निकाल रहे हो, बी की 3,000 निकाल रहे हो, फिर बाद में दोनों को जोड़ रहे हो। ऐसा नहीं करते। आप क्या काम करते? मैंने बोला ए और बी की इनकम बताओ, तो आप बोलते 2 और 3 कितने हो गए सर? 5। फिर 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देते। 1 यूनिट कितना बताइए? 1,000। तो आंसर कितना जाता बताइए? 5,000। मैं आपसे बोल देता कि बताओ बी
मैं आपसे बोलता बताओ सी माइनस ए की इनकम, मतलब सी और ए की इनकम को अगर घटा दे तो कितना आएगा, तो आप डायरेक्ट घटा दो। ये 5 था, ये 2 था, कितने का अंतर आया, 3 का। 3 में मल्टीप्लाई कर दो, एक रूट का कितना जाता, 3000। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, यही फायदा होता है रेशो मेथड में। ठीक है, यही बात समझ में। इसका बहुत यूज है आने वाले सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफिकेशन बोल रहे हैं आपको, आने वाले सीआई में, एसआई में, एवरेज में, हर जगह, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, आपको हर जगह ये रेशो देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हिस्सेदारी वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आपको दे रखी है, याद रखिएगा क्वेश्चन आते हैं, इतने ही इतने आसान क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन, अब जो रेशो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये तो हो गया सबसे सरलतम। ऐसे करके आपके 5 रेशो बनते हैं टोटल। उन 5 रेशो को अगर आपने पढ़ लिया तो हिस्सेदारी वाले सारे क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी, है ना, बढ़िया शानदार तरीके से, क्योंकि कुछ भी हमने टफ लेवल का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बहुत ही आसान चीजें पढ़ी। ठीक है, अब आ जाइए। अब सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं रेशो क्या होता है ना, और कुछ रूल बता के फिर आपको यहाँ पे सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, देखिए सबसे पहला जो रूल होता है रेशो का, वो क्या होता है दोस्तों, कि रेशो कभी भी, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। कहने का मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है भिन्न। ठीक है, रेशो कभी भी भिन्न में या फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे मैं ये बोलूं कि ए है कोई है, और कोई क्या है आपका बी है। अगर ए का रेशो दे रखा है 1/2, बी का दे रखा है 1/3। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सरलतम रूप बताइए, तो बताओ जो ये लिखा हुआ क्या ये सरलतम रूप है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ये सरलतम रूप नहीं है। ठीक है, ये सरलतम रूप नहीं है, आप ऐसा बोलोगे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि सरलतम रूप जब भी हम इसका निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हमेशा याद रखना, हम कर लेंगे, अगर 2 दे रखे हैं रेशो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो गया बताओ, 3:2। और यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के यहाँ पे आ गया है। तो याद रखना, जब भी रेशो फ्रैक्शन में आ जाए तो सबसे पहले उसको कैसे चेंज करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। आगे बात समझ में? ठीक, बहुत छोटी सी बात थी, ये होगी पहली बात। अब देखिए दूसरी बात, और दूसरी बात ये है दोस्तों आपके लिए कि रेशो कभी भी, रेशो कभी भी दशमलव में नहीं होगा। दशमलव का मतलब ही होता है डेसिमल, डेसिमल में नहीं होगा। क्लियर है क्या? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलूं कोई व्यक्ति ए और बी थे, और मैंने बोला 0.25 है इसका अनुपात, और इसका मैंने बोला 0.75 है, अब मुझे बताओ कि इनका सरलतम रूप क्या है। तो ये जो दे रखा है आपको 0.25 और 0.75, ये जो दे रखा है ये आपका अनुपात दे रखा है, इसको पहले हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो क्या काम करोगे, देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 एकम 25 और 25 दिया 75। तो बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना इसका, 1:3। आई बात समझ में? चलिए, तो 2 चीजें आपकी यहाँ पे हो गई, और यही आपका सबसे मतलब स्टार्टिंग वाला बेसिक हो गया भाई। अब यहाँ से देख लीजिए वो चीजें जहाँ से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। ठीक है, अब मैं टोटल मिला के आपको 5 रेशो सिखाने वाला हूँ। ये 5 रेशो जैसे ही आपने सीख लिया, 50% रेशो आपका खत्म। ठीक है भाई, चलिए देखिए, सबसे पहला रेशो आपका होता है, क्या होता है बताइए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये दे रखा फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3 और 1/5, और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि रेशो कभी भी दशमलव में नहीं होता है। अगर रेशो दशमलव में नहीं होता है, और मैंने बोला कि रेशो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, जब भिन्न में नहीं होगा तो पहले चेंज करना पड़ेगा। अब 2 वैल्यू थी तो हमने क्या कर ली थे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 3 वैल्यू आ गई, एक्चुअली जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं ना, ये भी बेसिक मेथड से निकल के आया। और बेसिक मेथड क्या है, हम हर का या डिनोमिनेटर का हमेशा क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम हर का या डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम। और बताइए कितना, 5 3 15 दूनी 30, ये है आपके प्राइम नंबर, ये है आपके क्या, प्राइम नंबर। और हमने एलसीएम पढ़ लिया, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम बनता है। तो कितना होगा, 5 3 15 दूनी 30, और 30 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपका हर क्या हो जाए, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाए। तो यहाँ से देखो 2 का मल्टीप्लाई करो कितने बार चला गया, 15 बार। ठीक है भाई, 3 का करो कितने बार चला गया, 10 बार। और 5 का करो कितने बार चला गया, 6 बार। और दोस्तों यही आपका क्या है, सरलतम रूप है, यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में?
आई बात समझ में? अब देखेंगे आगे। ठीक है, अब देखेंगे आगे। देखो इसके मैं ज़्यादा एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए सेकंड अगर हम बात करें इसकी, सेकंड अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ठीक, सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड जो रेशो आपका निकल के आएगा वो क्या रेशो रहेगा? देखिए ये हो गया आपका पहला। दूसरा अगर हम बात करें तो मैंने बोला A/2, B/2, B/3 और C/5, है ना, C/5। क्लियर है क्या? और मैंने आपसे बोला कि बताइए A रेशो B रेशो C क्या होगा। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछ लिया। तो याद रखिएगा, ये अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि A रेशो B रेशो C क्या होगा तो क्या होगा। पहले तो मैं आपको उसको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब भी क्वेश्चन आपका ऐसा फंस जाए, तो क्या काम करना है आपको? कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट जो वैल्यू कब रखना है, पर इसका लिमिटेशन समझ लीजिएगा। लिमिटेशन क्या है? आपको देखना है कि जो ए आपको वेरिएबल दे रखा है, बी आपको जो वेरिएबल दे रखा है, सी आपको जो वेरिएबल दे रखा है, ये वेरिएबल आपके यहाँ से खाली होना चाहिए। इसके सामने किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कोई नंबर का आपके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन का नंबर नहीं है तो बस आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लिकेशन नंबर नहीं है, बढ़िया बात है। तो डायरेक्ट जो वैल्यू नीचे रख रखी है डिनोमिनेटर में, वही की वही वैल्यू आप कहाँ रख दो? 2:3:5। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? क्या काम किया मैंने? मैंने बस ये देखा कि इसके सामने कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू का मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू को जैसा का तैसा ही लिख दिया और यही आपका निकल के आ गया सरलतम रूप। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ? तो याद रखिए ये हुआ है बेसिक से। हमने बताया आपको ट्रिक, मतलब आपको ऐसा याद रखना है। कल को मान लो कोई क्वेश्चन और भी आ जाए ऐसा कि A/5 बराबर B/7 बराबर C/9, तो अगर मुझे A/B/C निकालना पड़ जाए तो आप बोलोगे सर 5:7:9, खत्म। ठीक है, चलिए। अब आप बोलोगे सर आया कैसे? तो देख लीजिए कैसे आया, इस चीज पे भी बात करते हैं। इसको देख लीजिए कैसे आया। अगर हम इसका बेसिक की बात करें, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन का अगर हमें बेसिक निकालना है तो हम बराबर में हमेशा क्या लेंगे? के लेंगे। तो मैंने क्या काम किया? A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 और बराबर में क्या ले लिया बताइए? के। और के को मैंने मान लिया कि भाई के है, बराबर में क्या है? के है। अब यहाँ से क्या काम करेंगे बताओ? अगर के है तो बताओ यहाँ से A इक्वल टू कितना हो गया? बोलोगे 2 के, क्योंकि इसके बराबर में भी के है, इसके बराबर में के है, इसके बराबर में भी के है। तो A बराबर 2 के हो गया, B बराबर 3 के हो गया और C बराबर क्या हो गया दोस्तों? 5 के हो गया। नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। तो अगर मुझे यहाँ से A रेशो B रेशो C निकालना पड़ जाए तो आप क्या निकालेंगे बताओ? 2 के, फिर रख दिया 3 के और फिर रख दिया 5 के। रखा नहीं रखा? बिल्कुल रख दिया। तो यहाँ से बताओ के से के कैंसिल, तो आ कितना गया? 2:3:5। और दोस्तों यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आया, जो कि हमने डायरेक्ट पढ़ लिया कि ऐसा होता है। आई बात क्या समझ में? ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ हम लोगों ने 2 तरीके के रेशो पढ़ लिया, 3 रेशो और आपके बचे हैं और उसके बाद आपकी कहानी खत्म। रेशो आपको बहुत शानदार तरीके से बनने लगेगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए देखेंगे इसके बाद, और हम इसके बेसिक्स को और समझेंगे कि आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं दोस्तों, ठीक है, आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन अभी आएंगे आपको पता है, आप देखोगे ना कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी सब पैटर्न से आपको मिलेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ लिया वो बिल्कुल बेसिक था, इसी का 2-3 और आपके टाइप बचे हैं और कहानी फिर खत्म। तो थर्ड हमने कितने पढ़ लिए हैं? अभी 2 पढ़ लिए है ना। थर्ड देखिए इसमें, थर्ड जो आपका यहाँ पे बनता है वो बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 2A बराबर 3B बराबर 5C, और यहाँ मैं आपसे पूछूं कि A/B/C क्या हो गया? ठीक है, या मैं आपसे बोलूं 3A 5B और 7C, और मैं आपसे पूछूं A रेशो B रेशो C। अब पता है क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि बताइए वो आपसे बोलेगा कि ABC की कुल इनकम इतने रुपए है, बोलेगा, और उनका जो अनुपात है वो है 2A बराबर 3B बराबर 5C, तो ए की इनकम बताइए। अब क्वेश्चन वो हिस्सेदारी वाले ही जो मैंने आपको सबसे पहला बताया था, पर उसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा था, यहाँ रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे बताइए? देखिए आपको पहले मैं ट्रिक बता दूं, उसके बाद हम इसका बेसिक समझेंगे आया कहाँ से। ट्रिक समझ लीजिए।
देखो अगर मुझे ए का वैल्यू निकालना है तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको आपको छुपाना है, छुपा लीजिए। और जो बचा है उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 5 कितना हो गया 15, तो ए के नीचे लिख दिया मैंने 15। आई बात समझ में? ठीक है। बी मुझे निकालना है तो बी को छुपा लीजिए, जो बचा है 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10। सी निकालना, सी को छुपा लीजिए, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी कितना हो गया 6। क्लियर है क्या? और यही आपका सरलतम रूप है। क्या आई आपको इतनी बात समझ में? अगर नहीं आई तो एक क्वेश्चन और देखिए, इससे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला मुझे निकालना है ए, मैंने ए को छुपाया, 7 कितना हो गया। मुझे निकालना है बी, मैंने बी को छुपाया, 7 कितना हो गया 21। मुझे निकालना है सी, मैंने सी को छुपाया, 5 कितना हो गया 15। और अब ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है ये आपकी क्या हो गई यहाँ पे सरलतम रूप। क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखेंगे। अब इस आप बोलेंगे इसका बेसिक क्या होगा सर, तो आप देखो इसको दो मेथड से करते हो। पहली मेथड तो ये हो गई जो छुपाने वाली मैंने आपको बताई, ये फर्स्ट मेथड हो गई। इसकी सेकंड मेथड आप ऐसा बोल सकते हो, और वो क्या बोल सकते हो कि आप ये बोल सकते हो कि 3a बराबर 5b बराबर में 7c। सर हमने लिया था। हम एक चीज और कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इन सब का एलसीएम ले सकते हैं। आपको पता है तीनों ही आपके प्राइम नंबर है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका क्या बनेगा एलसीएम। तो आप इनका तीनों का क्या ले सकते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो बराबर में आप एलसीएम भी रख सकते हैं। एक बराबर में के करके भी कर सकते हैं, पर के में ऑल लॉन्ग मेथड चल जाएगी, तो के रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या काम करेंगे, बराबर में एलसीएम रख लेंगे। तो एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, आप बोलो 5 3 15 और 15 7 105। क्लियर है क्या? अब क्या काम करोगे बताओ यहाँ से। अब यहाँ से मुझे निकालना है ए रेसो बी रेसो सी। तो आपको पता है 3 से अगर आप देखो तो कितने 35 बार चल जाएगा। 5 से भाग दोगे तो कितने बार चल जाएगा 21 बार चल जाएगा। और 7 से दोगे तो कितने बार चल जाएगा 15 बार। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। डायरेक्ट एलसीएम लेके भी कर सकते हो। कल को मान लो इसमें एक और आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 7 सी तक आ गया, डी भी आ गया, मान लो 8 डी आ गया तो भी आप कर पाओगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हो गया भाई आपका एक और रूल, कितना थर्ड। अब देख लीजिए फोर्थ। ये जो फोर्थ आपका रहने वाला दोस्तों, ये फोर्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या रहेगा फोर्थ। फोर्थ आपका रहेगा 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/7। और मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि बताइए a रेसो b रेसो c क्या होएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम इसको, मैं आपको ट्रिक से समझा दूं कि इसका आंसर डायरेक्ट आएगा क्या, उसके बाद फिर हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। देखिए आपको क्या काम करना है यहाँ पे, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन बताया था कि जैसे ए के नीचे कोई वैल्यू अगर होती है और ए के पास अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो डायरेक्ट ही जो नीचे वाली वैल्यू वही उसका रेशो बन जाती है। वो यहाँ भी बन सकती है, बस हमें यहाँ से ये 2 को हटाना पड़ेगा, इस 4 को हटाना पड़ेगा, इस 3 को हटाना पड़ेगा। अगर ये ना होते तो राइट आंसर आ जाता। नहीं क्या? बिल्कुल। तो आप एक काम करो, क्या हम ये 2 4 और 3 को हटा सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हटा सकते हैं। बोलो कैसे हटाओगे? तो आप बोलोगे सर आप ले लो एलसीएम। तो बस भाई आपको लेना है एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे बताओ आप? तो आपका एलसीएम लोगे आप दोस्तों 2 4 और 3 का, और कितना एलसीएम आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 एलसीएम आ गया। कितना एलसीएम आ गया? 2 3 4 का 12। अब मुझे बताओ, आप हर क्वेश्चन में जो एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हो वो कहाँ करते हो? इनटू में करते हो। पर यहाँ पे बस इतनी ही चेंजेस इस चीज में, और वो क्या चेंजेस है, क्योंकि हमें ही ऊपर वाली वैल्यू खाली चाहिए। कौन कौन सी भाई? हमें यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू खाली चाहिए, हमें ये 2 खाली चाहिए, हमें ये 4 खाली चाहिए, हमें ये 3 को हटाना है। तो जब मुझे इनको हटाना है तो ऑब्वियसली मेरे को मल्टीप्लाई भी इसका कहाँ करना पड़ेगा? ऐसी जगह जहां से वैल्यू हट जाए। तो बताओ कहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप? अब मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में। इस चीज को याद रखिएगा, मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है भाई, तो मैंने मल्टीप्लाई किया कितना, ये 1/12। खत्म, कोई कहानी। आई बात समझ में? अब क्या काम करो, देखो 2 से 12 बार काटे 6 बार गया। कितने बार गया? 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई करो 3 में, 6 3 हो गया 18, ये आ गया आपका एक ही वैल्यू। आई बात समझ में? फिर देखो 4 से आपने 12 में किए कितने बार? 3 बार। और 3 का मल्टीप्लाई किया 5 में, 3 5 कितना हो गया 15। फिर देखो 3 से काटे आपने 12 को कितने बार? 4 बार। और 7 चौके कितना हो गया 28। और यही दोस्तों आपका क्या है यहाँ पे सरलतम रूप। आगे बात समझ में? यही आपका जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया सरलतम रूप। ये बताओ क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? यहाँ तक क्या चीजें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका बेसिक भी हो जाएगा। बेसिक क्या होगा देखिए, बेसिक पहले समझा देते हैं हम आपको, बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक क्या बनेगा देखिए इसका, हम क्या काम करेंगे आपको पता है बेसिक में हम हमेशा अगर हमें सॉल्व करना है हम क्या मान लेते हैं बताओ? आप बोलोगे सर बेसिक अगर सॉल्व करना तो बराबर में क्या मान लेते हैं?
के मान लेते हैं। बराबर में क्या मान लेते हैं हम लोग? के मान लेते हैं। तो बराबर में के मान लो। अगर बराबर में आप के मान लोगे तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो बराबर हो गया मतलब इसके बराबर भी के है, इसके बराबर भी के है और इसके बराबर भी के, सबके बराबर के है। तो मैंने बोला ए बराबर 2a। देखो डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ से। मैंने बोला एक क्वेश्चन बस मैं यहाँ बता दूं आपको, 2a/3 बराबर कितना हो गया? के। तो बताओ यहाँ से के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3k/2। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है क्या? फिर मुझे यहाँ से निकालना है 4b/5 इज इक्वल टू के। तो मैंने बोला सर के की वैल्यू, बी की वैल्यू बता दो। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 3k/2। यहाँ से मुझे बोलोगे सर बी की वैल्यू बता दो, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू बहुत आसान निकालना। कैसा? बी की वैल्यू हो जाएगी 3k/2। नहीं नहीं रुकिए, क्या कर रहे हैं बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी? अब बोलोगे सर 5k/4। ठीक है। फिर हमने बोला सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 7k/3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब मुझे निकालना है ए रेसो बी रेसो सी। अब मुझे क्या निकालना है? ए रेसो बी रेसो सी। और वो यहाँ से निकल जाएगा। कैसे? मैंने यहाँ वैल्यू रख दिया 3k/2, नहीं क्या? फिर मैंने क्या रख दिया? 5k/4। फिर रख दिया 7k/3। ऐसे करना नहीं है, बस ये आपको बेसिक बस बताने के लिए किया जा रहा है। देखो यहाँ से के से के कैंसिल। ये देखो अब जो आपका रेशो बन चुका है ये आपका वही रेशो है जो मैंने पहली बार आपको बताया था। 2, 4 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ? आप बोलोगे सर 12। जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 छिक्के 12, 6 तिरी 18, 4 तिया 12, 3 पाँचे 15, 3 चौके 12, 7 चौके 28। देखो रेशो कितना आ गया? 18:15:28। और यहाँ भी हमारा वही रेशो है। देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन, ये हो गया आपका बेसिक और ये हो गया आपका डायरेक्ट ट्रिक। नहीं क्या? हमने क्यों यहाँ से देखो यहाँ 2, 4, 3 का एलसीएम ले, देखो यहाँ भी हम 2, 4, 3 का ही एलसीएम ले रहे हैं। तो मैंने डायरेक्ट तरीका आपको यहाँ पे बता दिया। क्या बताओ, यहाँ तक चीज समझ में आई? बहुत शानदार। ठीक है, ये हो गया आपके 4 रेशो। अब बचा है सिर्फ एक रेशो और वहां से फिर आपका बेसिक खत्म, दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब यहाँ से देखते हैं भाई हम। सेकंड, देखिए अगर हम यहाँ से बेसिक की बात करें तो यहाँ से आपका बेसिक आता है दोस्तों ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, हर जगह आपको यही काम आएगा। पहले मैं बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे होता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमने बोला ए अनुपात बी आपका हो गया 2:3 और बी अनुपात सी आपका हो गया है 4:5। क्लियर है क्या? पहले इस दो चीज को समझ लो अच्छे से, यहाँ से आपका बेसिक कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आगे हम देखेंगे इसके और भी मेथड्स। मुश्किल से आपका 5-10 मिनट में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये भाई ए अनुपात बी आपका दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी आपका कितना दे रखा है? 3:5। पर अगर आप देखोगे तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपको पता है बी तो एक ही बंदा है। यहाँ देखो दोनों में बी और बी के जो शेयर हैं वो कितने हैं आपके? बी और बी के शेयर आपके बराबर हैं। बोल रहे बी को जितने पैसे मिल रहे हैं वो बी को तो सेम ही पैसे रहेंगे। एक ही बंदा, बी को सेम पैसे रहेंगे। तो आप बोला बी और बी बराबर होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे बी यहाँ भी 3 है, बी यहाँ भी 3 है, मतलब ये सेम ही पैसे मिले। बताओ तो इसमें रेशो में कुछ दिक्कत है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल दिक्कत नहीं। भाई जैसा रेशो आपका बैलेंस है, जैसा रेशो दिखाया जा रहा है कि बी के पास तो 3 ही रुपए, तो रेशो तो बैलेंस है, तो मतलब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, वो क्या आएगा? 2:3:5 आएगा। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यहाँ से आपका रेशो क्या है दोस्तों? पूरा पूरा बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टाइप। ऐसा एग्जामिनर आपको बहुत कम ही देता है, पर मैं ये बात गारंटी दे सकता हूँ कि ये सेम का सेम क्वेश्चन इसी टाइप का आपका एग्जाम में आया होगा जीडी के पेपर में। ठीक है, अब देखो अगर मुझे अब यहाँ से निकालना है ए रेसो बी रेसो सी, मुझे क्या निकालना अब यहाँ से? ए रेसो बी रेसो सी। मैंने बोला ए अनुपात बी का जो रेसो है वो 2:3 है, बी अनुपात सी का जो रेसो वो 4:5 है क्या? 4:5, बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ बी और बी को होना चाहिए इक्वल, पर बोलो बी और बी को क्या होना चाहिए? इक्वल। बी का शेयर सेम है, पर यहाँ देखो तो बी को मिल रहे हैं 3 रुपए, यहाँ बोल रहे बी को मिल रहा है 4 रुपए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बी तो एक ही बंदा है, एक सही पैसा मिलना चाहिए, मतलब रेशो में कुछ गड़बड़ी, कुछ छेड़खानी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेशो को सेम करना पड़ेगा, रेशो को इक्वल करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा रेशो को जब भी इक्वल करोगे तो अगर एक को इक्वल करोगे तो दूसरे पर फर्क आएगा, तो सब कुछ आपका बैलेंस होगा।
एक के बिगड़ने से सब बिगड़ेगा, है ना। तो एक के सदने से सब सद जाएगा। देखो यहाँ से क्या काम करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो पहली मेथड में हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये पहली मेथड रहेगी जो हम इसको आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो हम क्या काम करेंगे, देखो हम ए की वैल्यू 2 तो ए की वैल्यू 2 रख देंगे यहाँ पे, सही बात है। बी की वैल्यू कितनी बताओ, तो बी की वैल्यू आपके पास 3 है। इसको थोड़ा यहाँ समझाते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमको निकालना, ये पहली मेथड है आपकी, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है। हमने लिखा ए के नीचे कितना था 2, बी के नीचे कितना था 3। फिर देखो यहाँ पे बी के नीचे अब कितना है, तो बोलोगे 4 है, तो हमने लिख दिया 4, और सी बराबर कितना है, तो 5 है, तो ये हो गया आपका 5। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? अब बोलोगे सर बढ़िया बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, हमने बोला बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे 4 है, बी अलग अलग कैसे हो सकता है, होना तो एक सा चाहिए। तो बताओ एक सा करने के लिए हम हमेशा एलसीएम का यूज करते हैं, करते नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एलसीएम का यूज करते हैं, अगर हम एलसीएम का यूज करते हैं, पर याद रखिएगा एलसीएम का यूज हम तब करेंगे जब कुछ कॉमन होगा। पर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 3 और 4 आपके प्राइम नंबर, तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का। अब देखो अगर हम बी की बात करें तो बी आपका देखो कितना हो चुका है, 12। भाई यहाँ से 4 तिया 12, यहाँ से भी 4 तिया 12, बी तो इक्वल हो गया। पर भी बी के चक्कर में जो ए आपका बिगड़ा पड़ा था उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है, तो मेरे भाई 4 का मल्टीप्लाई आपको ए पे भी करना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। अगर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। और इतना अगर आपने कर लिया, क्वेश्चन आपका खत्म। और यहाँ से क्या रेशो बनेगा बताइए, यहाँ से रेशो आपका बन जाएगा 4 दूनी 8, ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15। क्लियर है क्या? और ये निकल के आता दोस्तों आपका सरलतम रूप, और यही आपका। तो बताइए समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गई थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली मेथड। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड जिसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ये फर्स्ट मेथड है, हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं तरीके से इसको। ये है दोस्तों आपकी फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखो इसी की सेकंड मेथड। इस मेथड में आपको दिमाग ही नहीं लगाना। मैंने क्या काम करना, देखो मैंने लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। लिखना बस ऐसा ही है जैसे हमने इसको लिखा था। तो हमने क्या काम किया, सबसे पहले लिख लिया, ये था 2 अनुपात 3, फिर नीचे कितना था 4 अनुपात में 5। ठीक है, बोलोगे सर बढ़िया बात है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से क्या काम करेंगे। अब यहाँ से ये काम करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ बिना दिमाग लगाने वाली मेथड, यहाँ आपको कुछ सोचने नहीं है। क्या नहीं सोचना, जैसे देखो यहाँ पे 3 के आगे जगह खाली, 3 के आगे एक आप बॉक्स बना लीजिए, बिल्कुल बना लोगे। 4 के पहले जगह खाली, 4 के पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए। अब आपको क्या काम करना है, 3 के आगे जगह खाली, 3 को ही एक बार क्या कर दो, रिपीट कर दो। 4 के पहले जगह खाली, 4 को ही एक बार रिपीट कर दो। बोलते सर क्या कर रहे हो, रंगोली सी बना रहे हो कुछ? नहीं जी, रंगोली नहीं है ये आपका कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएंगे। हमने क्या बोला, 3 के आगे जगह खाली, तुमने 3 के आगे ही एक बॉक्स बना लिया। 4 के पहले जगह खाली, तो हमने 4 के पहले ही एक बॉक्स बना लिया, और हमने कर दिया मल्टीप्लाई। देखो 4 दूनी कितना हो गया 8, बढ़िया बात है। 4 तीन कितना हो गया 12, और 5 तीन हो गया आपका 15। और आप देख रहे हो अनुपात तो हमारा वही निकल के आ रहा है जो हमने पहले किया था और हमने यहाँ किया था। पर याद रखिएगा इस क्वेश्चन की लिमिटेशन है, इस मेथड की लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि जब क्वेश्चन बड़े आ जाते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी तक आते हैं, फिर इस क्वेश्चन में आप करते हो दिक्कतें, आप सब मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई तो कर लेते हो, पर लास्ट में जो वैल्यू आती है उसको फिर आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है, पर छोटे क्वेश्चंस के लिए, एसएससी जीडी सीएचएसएल टाइप के एग्जाम के लिए इस मेथड को लगाने में भी बुराई नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आ चुका है भाई, यहाँ से जो आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल सही था भाई, ये आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट बैठता है। चलिए आई बात समझ में? ठीक, ये हो गया आपकी मेथड नंबर 2। अब देखिए मेथड नंबर 3। अब बोलोगे मेथड नंबर 3 में कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, पर लिखने का तरीका अलग है। और लिखने का तरीका अलग होने से एग्जाम में आप उतनी जल्दी इसको कैच कर पाओगे। देखिए मुझे पता था कि ए अनुपात बी मुझे क्या मिला है भाई, तो ए अनुपात बी मुझे मिला है 2 अनुपात 3, तो मैंने लिख दिया 2 अनुपात 3। अच्छा उसको हम एक काम करते हैं, थर्ड मेथड को हम यही समझ लेते हैं, यहाँ जगह भी खाली है। देखिए थर्ड मेथड को हम यहीं का यहीं समझ लेते हैं, या फिर ठीक है यहीं देख लीजिए ज़्यादा बेटर। थर्ड मेथड को आप यहीं देखिए, थर्ड मेथड है भी आपकी है ना, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलिए तो हम क्या काम करेंगे, हमने यहाँ लिखा ए अनुपात बी इज इक्वल टू है 2 अनुपात 3,
और b अनुपात c इक्वल टू है 4:5। क्लियर है क्या? बिल्कुल है। अब देखिए यहाँ से एक चीज समझिएगा साहब, वो क्या बात है। अब देखो, आपको डायरेक्ट निकालना है a अनुपात b अनुपात c, निकालना नहीं निकालना? बिल्कुल निकालना। तो आप क्या काम करिएगा, यहाँ आपने देखा कि भाई b और b तो एक ही व्यक्ति है, मतलब इसके शेयर भी बराबर होना चाहिए। आपने यहाँ देखा कि b कमा रहा है 3 रुपए, यहाँ b कमा रहा है 4 रुपए। अरे ऐसा कैसे हो गया? सेम होना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, हम बनाएंगे सेम, है ना, हम बनाएंगे सेम। ठीक है, तो हमने सेम जब बनाया तो आपने देखा कि बी और बी सेम है, तो बी और बी सेम होना चाहिए। यहाँ देखो 3 था बी, यहाँ 4 था, एक जगह बी 3 है, एक जगह बी 4 है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बना क्या लेंगे, हम इसको 12 बना लेंगे। ठीक है भाई, तो आपने 12 बनाया, यहाँ 12 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई किया, 4 से, यहाँ 12 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 से। अब देखो आप फोकस सिर्फ बी पे कर रहे हो, फोकस सब किस पे कर रहे हो, आप बी पे कर रहे हो। यहाँ आपको कोई मतलब नहीं, आपने डायरेक्ट बी पे फोकस किया कि भाई ये भी 12 होना चाहिए, ये भी 12 होना चाहिए। 12 बनाने के लिए क्या लग रहा था, 3 को चाहिए 4 की जरूरत, 4 को चाहिए 3 की जरूरत। क्लियर है क्या? चलिए, तो मैंने क्या काम किया, 12 बने, देखो 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 में कर दोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा 4 तिया 12, और हो जाएगा 5 तिया 15। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं। पर याद रखिएगा, अभी जब इसके बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इस मेथड से आपके बहुत ही क्वेश्चन आसान यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ मेथड बता रहा हूँ ना, इन सब मेथड का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, क्वेश्चंस में डायरेक्ट। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है कि यहाँ तक आपके सारे रेशो यहाँ पे खत्म होते हैं भाई। ठीक है ना, क्योंकि एसएससी जीडी का तो मैं बड़े नंबर से यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। आई बात समझ में? क्वेश्चन जो लेवल का आएंगे उस लेवल में हम लोग चीजों को देखेंगे। यहाँ तक ये हो गया। अब आपके सामने एक चीज और बची है लास्ट, बस आप वो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके खत्म। देखिए, हम बात करेंगे यहाँ से प्रपोर्शन की। किसकी बात करेंगे? प्रपोर्शन की। ठीक है, प्रपोर्शन की हम बात करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट आपके दूसरे वाले रहेंगे वो कॉन्सेप्ट आपके हम वहीं के वहीं आपको समझाएंगे। मैंने आपसे बोला कि देखो पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, कि ये तो हो गया बेसिक। अब जैसे दिक्कत क्या आएगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं आपके, कि इनकम बेस्ड आपका एक टाइप होता है, फिर आपका एक टाइप प्रपोर्शन बेस्ड वाले अलग टाइप आते हैं, फिर आपका एक कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो टाइप्स आपके आते हैं, हर एक टाइप का जब भी एक पहला क्वेश्चन आएगा उसको पहले पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। जब वो क्वेश्चन नेक्स्ट बार आएगा तो उसको डायरेक्ट हवा में उड़ा देंगे। क्लियर है क्या? चलिए, तो ऐसे करके हम आपको थ्योरी भी कवर कराते चलेंगे, बेसिक तो आपका कवर हो ही रहा है। ठीक है भाई, बिल्कुल शानदार। आ रही बात समझ में? चलिए, देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब देखो यहाँ पे समानुपात, इसी को बोलते हो आप समानुपात, याद रखिएगा। ठीक, समानुपात का मतलब होता है एक सा अनुपात होना चाहिए, जैसे ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। मतलब ये लाइक आपका मिरर काम करता है। ये कैसे काम करता है, लाइक मिरर, मतलब जो रेशो यहाँ दिख रहा है वही रेशो आगे भी होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो जैसे मैंने बोला, अगर ये 1/2 है कटने पिटने के बाद, तो ये भी कितना होना चाहिए, 1/2 ही होना चाहिए, तभी ये समानुपात में होगा। आई बात समझ में? चलिए, बहुत शानदार। अब देखिए, इसमें जो पहला आपका क्वेश्चन बनता है, और पहला क्वेश्चन बनता है आपका चतुर्थानुपात निकालो। क्या निकालो भाई? चतुर्थानुपात। और इस क्वेश्चन इतने भर भर के आए हैं आपके एग्जाम्स में कि आप बोलोगे सर, अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन किसके हैं, इस छोटे से कॉन्सेप्ट के हैं। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट कौन सा आपका, चतुर्थानुपात, जिसको बोलते हो आप फोर्थ प्रोपोर्शन, या बोल सकते हो चौथा समानुपात। क्लियर है क्या? चलिए, अब देखिए इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आप समझिए, बस आप उतना ही समझिए जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझना, देखिए चतुर्थानुपात अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा, याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। गिवन आपको वैल्यूज जो होंगी, वो वैल्यूज दोस्तों गिवन होंगी आपकी ए बी और सी। मतलब कितनी वैल्यू गिवन होंगी, तो आप बोलना सर 3 वैल्यू गिवन होंगी। कितनी वैल्यू गिवन होंगी, 3 वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यू आपको गिवन होंगी। और अगर आपसे चतुर्थ अनुपात बोल दिया जाए तो आप बोलना सर x इज इक्वल टू होता है बी सी अपॉन में ए। क्या होता है दोस्तों, बी सी अनुपात अपॉन में। और ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप इतनी छोटी सी बात याद रख पाए तो आपके क्वेश्चन यहाँ हवा हवाई में उड़ जाएंगे। अब बोलोगे सर आया कहाँ से, तो आप इसको लिख सकते हो सर, इसको अगर आपको समझना है, हमने बोला कि क्या ए अनुपात बी तो आपके पास था ही, फिर समानुपात सी अनुपात, चौथा अनुपात नहीं था, मतलब उसी को क्या मान लिया था आपने, एक्स। ठीक है, और यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट नंबर इनटू लास्ट नंबर, देखिए ये आता कहाँ से, इस चीज को यहाँ समझते हैं कि मैंने बोला इसको मैंने लिखा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन एक्स। लिखा नहीं लिखा, बिल्कुल। यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया कितना, ए एक्स इज इक्वल टू बी सी। आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो यहाँ देखो ये जो मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर, क्या फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड इंटू थर्ड। देखो फर्स्ट इंटू फोर्थ
सेकेंड इंटू थर्ड। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं? बराबर। तो डायरेक्ट आप ऐसी मेथड भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट आप ये वाली मेथड लगा सकते हो, फर्स्ट इंटू फोर्थ बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया बताओ? BC अपॉन में a। तो बताओ बेसिक की कोई जरूरत है कि? बिल्कुल नहीं, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करते रहेंगे हम। डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखो x इक्वल टू BC अपॉन a। आपको कोई 4 3 नंबर दे देगा और बोलेगा चतुर्थ अनुपात बताओ। तो जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल आपको दूं, उन्होंने बोल दिया कि 2 3 5 का, हम ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 3 5 का चतुर्थ अनुपात बताओ। तो आप क्या बोलोगे? सर x इक्वल टू हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 2, 15/2 ही क्या हो उसका चतुर्थ अनुपात। आई बात समझ में? चलिए अब देखो यहाँ से सेकंड हम बात करेंगे, वो होगा आपका तृतीय अनुपात। क्या होगा दोस्तों? थोड़ा अच्छे से लिखते हैं भाई यहाँ पे। ये जो आपका अब होने वाला है वो होगा आपका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का मतलब ही होता है थर्ड प्रपोर्शन। क्या होता है दोस्तों? थर्ड प्रपोर्शन। तृतीय अनुपात का मतलब ही क्या होता है? थर्ड प्रपोर्शन। तो ये थर्ड प्रपोर्शन आपको याद रखना। अब इसमें भी देखो, याद करने के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो याद होना चाहिए आपको। वो क्या बात है? थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब आपका ये होता है कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन होंगी, वो वैल्यू कितनी गिवन होगी? याद रखना, 2 वैल्यू A और B। कितनी वैल्यू होंगी? ओनली 2 वैल्यू आपको गिवन होंगी। और डायरेक्ट बस आपको इतना याद रखना कि जब भी तृतीय अनुपात आ जाए तो x इक्वल टू होता है आपका B² अपॉन में A। क्या होता है दोस्तों? B² अपॉन में A। आई की बात समझ में? B² अपॉन में A आपका डायरेक्ट होगा। आया नहीं आया? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आपको क्या निकालना है? तृतीय अनुपात। यहाँ आपको क्या निकालना है? तृतीय अनुपात। ठीक है भाई, चलिए तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। बेसिक की बिल्कुल जरूरत नहीं, ना ही बेसिक की आपको जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है लास्ट आपका, लास्ट और सबसे अंतिम चीज आपकी बचती है, और वो क्या है आपका? मध्यानुपात। अगर हम बात करें मध्यानुपात की, तो मध्यानुपात जो आपको निकलता है, जिसको आप बोलते हो मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हो आप जिसको? मीन प्रोपोर्शन। तो जो मीन प्रोपोर्शन आपका निकलेगा वो क्या होने वाला? देखिए मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होगा? देखिए यहाँ भी आपको जो वैल्यू गिवन होंगी, यहाँ भी जो आपको वैल्यू गिवन होंगी, वो कौन सी वैल्यू गिवन होगी बताइए? 2 वैल्यू A और B। ये 2 वैल्यू आपको गिवन होंगी। क्लियर है क्या? 2 वैल्यू आपको गिवन होगी। तो यहाँ भी अगर मुझे निकालना, तो x इक्वल टू होता है वो रूट में A इंटू B। बस इतनी चीज आप याद करके चलिए, यकीन मानिए यहीं से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। सारे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे आपके? यहीं से बनेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा एसएससी जीडी में ना। कोई भी क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा बेसिक। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और आता है कि वो जो क्वेश्चन आपके थ्योरी वाले आएंगे प्रोपोर्शन वाले, वो सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे? वो सब हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले बता दी, देखिए पढ़ाने का तरीका क्या होगा। इतना बेसिक आपका लगता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जो जो भी चीजें आपकी लगेंगी, जो जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, मैंने बोला जैसे पहली बार कोई कॉइन बेस्ड क्वेश्चन आया तो पहले उस कॉइन बेस्ड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, पर जब वो सेकंड बार आएगा तो उसको हवा हवाई में उड़ाया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो भाई आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? पूरा पूरा बेसिक। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस आपके रहेंगे 1 से लेके 25 तक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, तो शानदार तरीके से पढ़ते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।